Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that we had started MCQ series for plus 2 lecturer. आप सबको पता है कि हमने प्लस 2 लेक्चरर के लिए एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, लेकिन ये एमसीक्यू सीरीज जो है ये नेट बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो नेट के पेपर या प्लस सेट के पेपर के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं यहाँ। और उसके साथ साथ आपको पता है हमने प्लस 2 लेक्चरर का जो प्रीवियस पेपर आया था उसको भी हमने डिस्कस किया है, वो इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो प्लस 2 लेक्चरर के लिए, वो सब वहाँ अवेलेबल है। और उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रीवियस पेपर आया था JKPSC की तरफ से, वो भी हमने वहाँ डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को देख रहे हैं तो ये एमसीक्यू सीरीज़ अगर आप देख रहे हैं तो ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको JRF नेट और सेट के लिए भी साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आपने नेट सेट क्वालिफाई किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट जो आने वाले हैं उनके लिए भी आपको ये प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, तो आज हम पार्ट सेकंड इसका डिस्कस करेंगे। इस पेपर का पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो चलिए पार्ट सेकंड को हम देखेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 को पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये हमें कह रहा है आप बुक्स को मैच करिए। कहाँ से? बुक्स को आप मैच करिए ऑथर्स के साथ। तो बुक्स को हम जब ऑथर्स के साथ मैच करेंगे तो पहला हमारे पास आता है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसने दी है ये आपको पता ही है, ये एसएफ नेडल की है। तो यहाँ हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ए का जो आंसर बनेगा वो पार्ट थर्ड बनेगा, तो ए का हम पार्ट थर्ड देखेंगे, तो इसका आंसर जो बनेगा वो पार्ट सेकंड इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्रोच भी सीखेंगे कि एग्जाम में टाइम कैसे सेव किया जाता है डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 को हम देखेंगे जो मेलानोस्की है। मेलानोस्की इज बेस्ट नोन फॉर एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आप देखिए मेलानोस्की ने किस पे सबसे ज्यादा जोर दिया? ऑरल हिस्ट्री को स्टडी करने में, कंटेंट एनालिसिस को, या नैरेटिव्स को? इन सब को उसने स्टडी नहीं किया है। तो वो इथनोग्राफर थे। ठीक है, उन्होंने इथनोग्राफी में स्टडी की है। आपको पता ही है उन्होंने जो स्टडी की थी वो इन्होंने एक आइलैंड पे की थी, ट्रूबैड आइलैंड पे इन्होंने स्टडी की थी। तो ये इथनोग्राफर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। विच टर्म इज यूज्ड बाय पार्सन टू एक्सप्लेन फंडामेंटल डिलेमास फेसिंग ऑल एक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन द सोशल सिचुएशंस? तो ये आप बता दीजिए, ये टर्म जो पार्सन ने यूज की है फंडामेंटल डिलेमास। ठीक है, तो ये किस लिए उसने यूज की है, जिसमें ऑल एक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन ऑल सोशल सिचुएशंस। ठीक है, तो ये आपको पता ही है उसका पैटर्न वेरिएबल जो कंसेप्ट है, इसका पार्ट 3 आंसर है। तो ये इसी चीज को यहां स्टडी करता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 हमें कहता है आप हमें बता दो सेंट्रल टू दुर्खेमस फंक्शनलिज्म वाज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन विच फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आप बता दीजिए दुर्खेम का जो फंक्शनलिज्म था उसने किस वाज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन विच फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, उसने किस सोशल ऑर्गेनाइजेशन को उसने डिस्टिंक्शन में अपने फंक्शनलिज्म में डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसको आपको पता है उसका नॉर्मल और पैथोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो यहां दुर्खेम का नॉर्मल है, पैथोलॉजिकल इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं मर्टन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? इनमें से आप देखिए सीक्वेंस कौन सी इसमें से करेक्ट है। ठीक है, जो मर्टन का आपको पता है, मर्टन ने जो कंसेप्ट दिया था, जो उसने गोल्स और मीन्स को हासिल करने के लिए कि आपका गोल, अगर आपका मीन्स है, आपका गोल क्या है, आपको नेट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको मीन्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ को डिस्कस करते हुए जब उन्होंने कहा था कि डिफरेंट लोग उस पर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं और डिवेंस करते हैं और या उस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो वो उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट लोगों का बिहेवियर, उसको एक्सप्लेन किया था इनोवेशन। ठीक है, पहला उन्होंने इनोवेशन दिया था, फिर उन्होंने दिया था रिचुअलिज्म, फिर उन्होंने दिया था रेट्रीटिज्म, फिर उन्होंने दिया था रिबल्शन। देखो इन्वेंशन में उन्होंने कहा था जब आप दोनों गोल्स और मीन्स को फॉलो करते हैं, यानी आपको
प्लस टू लेक्चरर फॉलो करना, आप वो सिलेबस पढ़ रहे हैं, आपने सिलेबस क्वालिफाई किया, एग्जाम क्वालिफाई किया और गोल हासिल किया, यानी दोनों तरीके से दोनों चीज़ें आपके पास लीगल है। रिट्रीटिज्म उन्होंने कहा था माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस मतलब आप गोल को हासिल करते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, कोई आप में से क्या कर रहा है, कोई में आप में से करप्शन कर रहा है, वो किसी को पैसा दे के सिलेक्शन ले रहा है, तो वो गोल को फॉलो नहीं कर रहा लेकिन मीन्स को उसने फॉलो कर दिया, ठीक है। उसके बाद होता है रिट्रीटिज्म। रिट्रीटिज्म का मतलब होता है ना वो गोल्स को फॉलो करता है ना वो मीन्स को फॉलो करता है, ठीक है। उसके साथ होते हैं कुछ लोग जो रिबल्स जिनको हम बोलते हैं, वो दोनों प्लस माइनस को माइनस प्लस करते हैं, वो सिस्टम को क्या करते हैं, वो कहते हैं सिस्टम ही उनको एक्सेप्ट नहीं होता है, वो नया सिस्टम लाना चाहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिबल्शन, ठीक है। इनोवेशन, रिचुअलिज्म, सॉरी रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म और रिबल्शन, इसका पार्ट 4 आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये मर्टन का कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रॉब्लम विच साइंटिस्ट सिलेक्ट फॉर स्टडी एंड देयर कंसेप्चुअलाइजिंग वर डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ साइंटिस्ट्स अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ये मैक्स वेबर का स्टेटमेंट है, तो उसका नाम है वैल्यू, सॉरी वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं, उसका मतलब है वैल्यू रेलेवेंस, ठीक है। वैल्यू रेलेवेंस इसका आंसर बनेगा पार्ट 4। तो वैल्यू रेलेवेंस में वो क्या कहता है, वो कहता है, याद रखना, वो कहता है रिसर्चर जो है, रिसर्चर कैन नॉट रिपीट, यानी कि रिसर्चर कभी भी खुद को फ्री नहीं रख सकता है अपने रिसर्च में बयास होने से, यानी डेफिनेटली उसका बयास आ सकता है रिसर्च में, ठीक है, वो खुद को अलग नहीं कर सकता, जिसको बोलता है वैल्यू रेलेवेंस, वो याद रखना। जिसको वो कहता है द प्रॉब्लम विद साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट फेस करते हैं जब वो सिलेक्ट करते हैं स्टडी इन देयर कंसेप्चुअलाइजिंग वाई डिटरमाइंड बाय, जो वैल्यूज उनके होते हैं, जो उनके लाइफ के वैल्यूज नॉर्म्स होते हैं, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में, जो हम पेड बैच में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो उनसे अलग नहीं रह पाते। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू वैल्यूज रेलेवेंस। हाँ, अगर आप प्लस टू लेक्चरर का जो पेड कोर्स है वो लेना चाहते हैं, जो मैंने अपनी एप्लीकेशन जिसका नाम ही है आदिल सर सोशियोलॉजी, जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ मैंने पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल होगी, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। ये हमें कहता है कि मैच करो आथर्स को कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो हर्बर्ट ब्लूमर, उसके साथ साथ सर्कुलर, उसके साथ साथ मैक्स वेबर है हमारे, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उनको पता होगा जो मेरे पेड बैच में है ऑलरेडी, ठीक है। तो सीधा हमारा ए जो है वो थर्ड निकलेगा। ए को अगर हम थर्ड में देखेंगे, चलिए ए को हम कहाँ देखते हैं, ए को हम देखते हैं थर्ड में, तो थर्ड हमारे पास 2 आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे नंबर सेकंड, जो हमारे कंसेप्ट जो हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया था सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, पहले कंसेप्ट इसी ने दिया था, तो डी सॉरी सेकंड का क्या बनेगा, सेकंड डी का बनेगा, तो सेकंड यहां हमारे पास आ गया, तो पार्ट इसका आंसर ए बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, when people became aware of their conflicting relations with other class, then it is result in, वो क्या बनता है, ठीक है। तो मार्क्स के दो कंसेप्ट हैं जो आपको समझने होंगे, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, ठीक है। जब वर्कर्स काम करते हैं तो वो कहते हैं हम क्लास इन इटसेल्फ, जब वो कॉन्शियस होते हैं, वो रेवोल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ, ठीक है। यही कह रहा है व्हेन पीपल बिकेम अवेयर ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन, जब उनको पता चलता है कि लोग जो रिच लोग हैं, जो बोर्जवा है, वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं विद अदर क्लास, दिस रिजल्ट्स इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ, इसका पार्ट थर्ड आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। हु स्टेटेड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज डिसफंक्शनल इफ स्ट्रक्चर्स आर रिजिड। अगर रिजिड होगा स्ट्रक्चर, यानी सिस्टम रिजिड होगा, वो चेंज नहीं हो पाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट डिसफंक्शनल होता है, कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल नहीं बनता है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल वह काम नहीं करता है। तो ये किसका कंसेप्ट है, तो 36 हम कहते हैं ये लुईस कोसर का कंसेप्ट है। डेरेनड्रॉप को देखते हैं, वो कहता है द एग्रीगेट्स ऑफ इनक्यूबमेंट्स ऑफ पोजिशंस विद आइडेंटिकल रोल इंटरेस्ट्स, तो ये क्या होते हैं, ये कॉसी ग्रुप्स होते हैं, इसका पार्ट थर्ड आंसर बनेगा, ठीक है। यहाँ मैंने ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, तो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए अच्छे से, तो वो बता दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। तो आप देखते हो हैज़ रिटन द बुक ऑफ द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तो ये तो आप सबको पता होगा, ये दुर्खियम का कंसेप्ट है। चलिए दोबारा से मैच द कॉलम्स, सॉरी हमारे पास आगे कंसेप्ट सोशियोलॉजिस्ट, तो वर्सेटाइन जो किसका कंसेप्ट है, वर्सेटाइन किसका कंसेप्ट है,
ये मैक्स वेबर का कंसेप्ट है। तो फर्स्ट का हमारे पास आएगा पार्ट थर्ड, और कोई पार्ट थर्ड नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। हम देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, वो कहता है हु हैज़ प्रेजेंटेड द व्यू अ हिस्टोरिकल अप्रोच दैट आल्सो मेक्स पॉसिबल जनरलाइजेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। ये किसने कहा था? क्या कहा था? ये कहा था कि आप बताइए कौन से हिस्टोरिकल व्यूज़ हैं हमारे पास जिससे हम पॉसिबल जनरलाइजेशन कर सकते हैं